उन्हें अपनी बात पर विश्वास कैसे दिलाएगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने उन तीनों को देखते हुए कहा, अच्छा तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं इस होटल के मैनेजर से बात करके आता हूँ। जो कुछ भी वहाँ पर हुआ वो ठीक नहीं था। महेश ने जो किया है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अभी ये तो क्या कह रहा है? हिमांशु ने आगे बढ़कर उससे कहा, वो हम लोगों से ज्यादा पैसे वाला है और उसका मालिक कौन है तू भूल गया? कोई तेरी बात नहीं सुनेगा, खामखा मामला और बढ़ जाएगा। भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके पैरों में चोट आई है। चल घर चलते हैं, हम लोगों की किस्मत ऐसी ही है। हिमांशु की बात सुनकर अभिराम ने थोड़ा गुस्से में उससे कहा, क्या मतलब है कि हमारी किस्मत ऐसी है? अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी किस्मत में क्या है? मैं बात करने जा रहा हूँ, तुम तीनों यहीं पर रुको। अभिराम पहली बार किसी से लड़ने या किसी के सामने खड़े होकर उसकी गलती का एहसास दिलाने की बात कर रहा था, जो कि चारू और उसके दोस्त हिमांशु और गौरव तीनों के लिए हैरानी की बात थी। अभिराम इन हालातों में हमेशा शांत रहकर उन लोगों को जाने देने की बात कहता था, लेकिन आज वो खुद आगे बढ़कर किसी गलत इंसान के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वो तीनों वही होटल के लॉन्ज में बैठे अभिराम के वापस आने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ अभिराम वहां से सरपट निकल गया। इधर पार्टी रूम में महेश अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। वहां सभी अपने अपने हाथों में ड्रिंक लिए वहां के म्यूजिक पर थिरक रहे थे। तभी अचानक उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और अचानक ही म्यूजिक बंद हो गया, जिसे देखकर सभी हैरान होकर आपस में देखने लगे। आप सबकी ये पार्टी यही खत्म होती है, आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उन्हें दरवाजे की तरफ एक आदमी की सख्त आवाज आई। जब वो सब दरवाजे की तरफ मुड़े तब उन्होंने देखा दरवाजे पर करीब 30 साल का एक आदमी काले रंग के बिजनेस सूट और सफेद रंग के शर्ट में खड़ा था। उसे देखते ही महेश, जिसने ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, वो आगे बढ़कर आया। तुम तो मैनेजर हो ना? मैंने तुमसे ही सारी बातें की थी। ये पार्टी अचानक कैसे खत्म हो सकती है? मैं इसका ऑर्गेनाइजर हूँ और जितने वक्त के लिए मैंने इस रूम को बुक किया था अभी वो खत्म नहीं हुआ। महेश को अपने सामने देखते ही उस मैनेजर ने कुछ कदम आगे बढ़कर महेश को जवाब दिया, मिस्टर महेश, आपकी ये पार्टी यहीं पर खत्म होती है क्योंकि हमारे इस होटल के कुछ नियम हैं और आपने यहाँ अपने पार्टी में आए कुछ गेस्ट के साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया है, जो हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैं आपको ये सब करने के बावजूद यहाँ पार्टी करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप अभी अपना सारा बिल पे कीजिए और यहाँ से चले जाइए। क्या? उन जैसे भिखारी की वजह से तुम मुझे यहाँ से निकालोगे? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ और किसके लिए काम करता हूँ। अगर एक फोन किया ना तो तुम्हारा ये पूरा होटल बंद हो जाएगा। महेश ने मैनेजर को धमकी देते हुए कहा, लेकिन मैनेजर बहुत ही सलीके से खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। सर, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अब ये पार्टी नहीं हो सकती। महेश, ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ करता क्यों नहीं? ये मैनेजर तुझसे कैसे बर्ताव कर रहा है? वहां मौजूद उन मेहमानों में से एक ने महेश के पास आते हुए कहा। वो सभी महेश के कॉलेज के दोस्त थे, जिनके सामने महेश अब काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने तुरंत ही अपनी बुलंद आवाज में मैनेजर से कहा, देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी नौकरी गवा दो। वैसे भी इस होटल में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल की बात है। तुम खुद सोच लो कि तुम। महेश मैनेजर को धमकी दे रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने जैसे ही अपने फोन को देखा वो एकदम से ही घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। उसने अपने फोन को लेकर तुरंत ही उसे रिसीव करते हुए हकलाकर कहा, हेलो हेलो महेश, मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। तुम्हें अब यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से ब्लैकलिस्टेड हो चुके हो, तो दोबारा यहाँ आकर परेशान मत करना। सामने से महेश के बॉस के सेक्रेटरी का कॉल आया।
जिसकी बात सुनकर महेश एकदम से परेशान हो गया। वो उससे इस बात की वजह पूछना चाहता था, लेकिन तभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फोन डिस्कनेक्ट होने के 1 सेकंड बाद ही उसने फोन पर उसका टर्मिनेशन लेटर आया, जिसे देखते ही महेश के होश उड़ गए। लगता है तुम अब हमारे होटल का बिल भी नहीं चुका सकते, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। मैनेजर इतना कहकर अपना फोन निकालने लगा, लेकिन महेश उसकी अकड़ अभी कम नहीं हुई थी। उसने अपने फोन को वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा, मेरी नौकरी गई है, पर किसने कहा कि मैं तुम्हारे इस होटल का बिल नहीं चुका सकता? मैंने इतने सालों की मेहनत में काफी पैसा इकट्ठा किया है। अच्छा, मैनेजर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। तभी महेश ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर मैनेजर ने तुरंत ही वहां एक होटल स्टाफ को बुलाकर उसके कार्ड से उसके बिल की पेमेंट करने के लिए कहा। लेकिन वो कार्ड काम नहीं कर रहा था, जिसे मैनेजर ने वापस महेश को देते हुए कहा, तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो चुका है, कोई पेमेंट नहीं हो सकती। तो बताओ, तुम पेमेंट कैसे करोगे? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें लाखों रुपए थे, ऐसे कैसे मेरा कार्ड ब्लॉक हो सकता है? महेश एकदम से ही परेशान हो गया। वही उसके साथ जो लोग अभी पार्टी कर रहे थे, वो भी धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। उन्हें डर था कि कहीं महेश के इस पार्टी का खर्चा उनके सिर पर ना आकर गिरे। उन सबको ऐसे जाते देख महेश गुस्से में बौखलाने लगा। वो लोग जो अभी उसकी तारीफ कर रहे थे, वही अब उसे इस मुसीबत में अकेले छोड़कर भाग रहे थे। ये सब देखकर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब मुझे वाकई पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं किसी से मदद मांगता हूँ, मैं सारे पैसे चुका दूंगा, तुम्हें पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। महेश अपना फोन लेकर कुछ लोगों को कॉल करने लगा, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। महेश की दुनिया एकदम से ही, जो अभी चकाचौंध से भरी हुई थी, वो अचानक ही अंधेरे में डूबी हुई लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। करीब 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद मैनेजर ने फिर महेश को देखते हुए कहा, मेरे पास पूरी रात नहीं है कि मैं तुम्हारी पेमेंट का इंतजार कर सकूं। जितनी जल्दी हो सके पेमेंट करो, वरना मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद इसे लेने आ गए हैं। मैनेजर महेश से बात कर रहा था, तभी वहां पुलिस की एक टीम पहुंची, जिसमें खुद एक एसीपी था। उसे वहां देखते ही महेश के पैर डगमगा गए। उसे अपना अंत अपने सामने नजर आ रहा था। वही मैनेजर पुलिस के वहां आते ही उसकी तरफ मुड़ गया। हेलो ऑफिसर, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। इस आदमी ने हमारे होटल में अभी अपने दोस्तों के साथ काफी लग्जरियस पार्टी की, लेकिन अब इसके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। मैं इसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ केस तो इसके खुद के मालिक मिस्टर सिंघानिया ने किया है। पुलिस वालों ने महेश को देखकर उसे बताते हुए कहा, जिस बात को सुनकर महेश एकदम से ही हैरान हो गया। उसके माथे से पसीने टपक रहे थे। वो एकदम से ही डर से कांपने लगा था। उन्होंने क्यों? मैं तो कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, फिर ये सब क्यों? कुछ गलत फहमी हुई है, मैं उनसे बात। महेश वहां से जाने लगा, जिसे देखते ही एसीपी ने अपने साथ आए पुलिस वालों को उसे अरेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन महेश इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। तभी उस एसीपी ने महेश का कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरे सामने ज्यादा डेढ़ शाना बनने की जरूरत नहीं है। तेरे मालिक ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है कि तू उनके इंफॉर्मेशन के बाहर उनके राइवल्स और उनके दुश्मनों का साथ देता है। इसके बदले तुझे ढेर सारी पेमेंट मिलती है। बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कई सारे सबूत भी मुझे दिए हैं। तू तो बहुत लंबे वक्त के लिए जेल में जाएगा। एसीपी की ये बात सुनते ही महेश का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये बात बिल्कुल सही थी। महेश आयुष्मान सिंघानिया के कजिन के घर ड्राइवर की नौकरी करता था। साथ ही वो उसकी इंफॉर्मेशन भी इधर उधर करता था, जिसके बदले वो लोगों से काफी मोटी रकम वसूलता था।
पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके तुरंत ही वहां से लेकर चले गए। महेश के वहां से जाने के बाद मैनेजर वापस अपने कैबिन में आया, लेकिन तभी उसके कैबिन पर एक दस्तक हुई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैनेजर ने कंफ्यूजन में दस्तक देने वाले इंसान को अंदर बुलाया, लेकिन उसने जैसे ही उस आदमी को अपने सामने देखा, वो एकदम से ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और पूरे इज्जत के साथ उसके सामने झुक गया। हेलो मिस्टर राजपूत, मुझे मिस्टर सिंघानिया ने पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आए हैं। आई एम सॉरी कि मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, पर अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज आप मेरे बारे में मिस्टर सिंघानिया या मिस्टर मल्होत्रा से कोई कंप्लेंट मत कीजिए। मैनेजर के सामने खड़ा अभिराम उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था। मैनेजर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किस पार्टी रूम के अंदर क्या चल रहा था। पर फिर उसने एक नजर उसके कैबिन पर डाली। उसका कैबिन काफी शानदार था। वहाँ ढेर सारी इवेंट्स की तस्वीरें थी। उसका टेबल बहुत बड़ा था, उन पर फाइल्स बिखरी हुई थी। ये सब देखकर अभिराम ने उस मैनेजर से पूछा, मेरा कैबिन कहाँ है? अभिराम के मुंह से ये सवाल सुनते ही मैनेजर तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा। फिर वो उसे अपने कैबिन से बाहर लेकर आया। होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर इस होटल के 5 मालिकों के कैबिन थे। दरअसल द फ्रेंड जोन होटल और इसके सभी ब्रांचेस अभिराम और उसके दोस्तों के थे। जब अभिराम अपने स्कूल में था, तभी उसने अपने पिता के दिए हुए पॉकेट मनी को कलेक्ट करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करने का फैसला किया था। लेकिन अचानक ही अभिराम को अपने परिवार की परंपरा निभाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद से ये पूरी जिम्मेदारी उसके चारों दोस्तों ने मिलकर निभाई थी। आज इतने सालों बाद उनके साथ शुरू किए बिजनेस को देखकर अभिराम काफी खुश था। वो होटल किसी यूरोपियन पैलेस की तरह दिखता था, जहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और काफी लग्जरियस था। अभिराम कुछ ही देर में उस मैनेजर के साथ होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर आया, जहाँ पर उसका और उसके दोस्तों का कैबिन था। उसने बारी बारी अपनी सभी दोस्तों के कैबिन को देखा। वहाँ कुछ फाइल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, साथ ही उनकी कुछ चीजें थीं। लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन में गया, उसने देखा उसका कैबिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। वहाँ कुछ भी नहीं था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अभिराम कभी भी इन सब बिजनेस से नहीं जुड़ा था। वो कभी इन सब के इंस्पेक्शन या फिर यहाँ किसी भी वजह से नहीं आया था। कैबिन बिल्कुल खाली देखकर अभिराम सोच रहा था कि उसके दोस्तों को ये जगह कितनी खटकती होगी। ये सोचते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। तभी अचानक उसके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा दरवाजे पर आयुष्मान खड़ा था। आयुष, तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए? मैं पास ही एक रिसोर्ट में एक बिजनेस के डील के लिए आया था। तुम ठीक हो ना? और तुम्हारी वाइफ, वो ठीक है ना? आयुष्मान ने आगे बढ़कर अभिराम को अच्छे से देखते हुए कहा। तभी अभिराम ने आयुष्मान से पूछा, जब तुम्हें पता था कि महेश तुम्हारे कजन की इन्फॉर्मेशन इधर उधर करता है और पैसों की हेराफेरी करता है, तो तुमने उसे जॉब से निकाला क्यों नहीं? तुमने बताया क्यों नहीं कि उसका एटीट्यूड काम को लेकर इस तरह का है? मुझे लगा कि शायद उसे पैसों का घमंड होगा, लेकिन वो तो बद से बदतर बन गया था। और फिर तुमने राम, वो तुम्हारा दोस्त था, तुमने उसे रेकमेंड किया था, तो चाहे वो कुछ भी करे, मैं उसे कैसे निकाल सकता था? तुम्हारी वजह से उसके हर गलत हरकत को जानने के बावजूद मैंने अपने कजिन को उसके बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन अब जब उसने तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश की और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, वो नहीं बचेगा। आयुष्मान ने अभिराम को अपने गले लगाकर कहा। वैसे तुम्हें ये तुम्हारा ऑफिस कैसा लगा? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम इसे भी धानी से चेंज करवा सकते हो। ये सब कुछ उसी ने डिजाइन किया है। नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। अभिराम और आयुष्मान दोनों ही वहां अभिराम के कैबिन में खड़े उस खाली कैबिन को देख रहे थे। तभी अचानक अभिराम का फोन बजने लगा।
उसने जैसे ही अपने फोन पर चारू का नाम देखा, उसने बिना सोचे समझे उसके फोन को रिसीव किया। तभी सामने से चारू की काफी परेशान आवाज आई। अभी तुम कहाँ हो? यहाँ पर वो, प्लीज अभी मुझे नहीं पता, तुम जल्दी आओ। फोन पर चारू काफी परेशान लग रही थी। उसकी आवाज सुनते ही अभिराम बिना सोचे समझे दौड़ता हुआ वहां से चारू को देखने के लिए निकल गया। चारू के ऐसे अचानक फोन करते ही अभिराम बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ उसके पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो लॉन्ज में गया, उसने देखा ध्रुव वहां चारू के साथ सोफे पर बैठा उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वहीं उसके दोनों दोस्त गौरव और हिमांशु एक तरफ खड़े बस कंफ्यूजन में ध्रुव को देख रहे थे। तभी अभिराम ने वहां जाकर एकदम से ही ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव। अभिराम ने जैसे ही ध्रुव को उसके नाम से पुकारा, चारू, हिमांशु और गौरव तीनों ही उसे हैरान नजरों से देखने लगे। तभी अभिराम ने खुद को ठीक करते हुए कहा, आई मीन मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ पर अचानक, आपका कुछ काम था? अभिराम को वहां देखकर ध्रुव ने अब जानबूझकर उसे परेशान करते हुए चारू के नजदीक जाकर कहा, मिसेस राजपूत, तो आपके हस्बैंड भी यहाँ पर हैं? आपने बताया नहीं, मुझे लगा आप यहाँ पर अकेले पार्टी के लिए आई हैं। चारू चाहकर भी ध्रुव से कुछ ऐसा वैसा नहीं कह सकती थी, क्योंकि ध्रुव भी कहीं न कहीं मॉल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। साथ ही वो अभिराम के बॉस मिस्टर राजपूत का दोस्त था। ऐसे में वो चाहकर भी अपने मन की बात उसके सामने नहीं कह सकती थी। तभी ध्रुव ने चारू की परेशानी समझकर हंसते हुए कहा, वैसे मिस्टर अभिराम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो बस मिसेस राजपूत से मॉल प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। ये मॉल प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हैं और मैं भी मॉल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो बस थोड़ा सा अपडेट ले रहा था। वेल, काम चल रहा है और कल ही मिस्टर राजपूत के साथ मेरी मीटिंग है, तो आपको पता चल जाएगा, चारू ने हिचकिचाते हुए कहा। तभी चारू को ऐसे देखकर राम ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपने बताया नहीं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभिराम को अपने दोस्त से चिढ़ हो रही थी। वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। हाँ, कुछ देर पहले ही मुझे कॉल आया था कि मेरे इस होटल में किसी गेस्ट को कोई परेशान कर रहा है, तो बस मैं इतनी सीरियस प्रॉब्लम को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था, तो मैं खुद ही उसे सॉल्व करने के लिए आ गया, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभिराम अपनी आंखों को छोटा किए उसे घूरने लगा। सारा काम अब तक आयुष्मान सिंघानिया ने संभाला था, लेकिन अब ध्रुव उसके सभी काम का क्रेडिट ले रहा था। लेकिन ध्रुव का मन अभी भी इससे नहीं भरा था। उसने अचानक ही थोड़ा कंफ्यूज्ड लुक अपने चेहरे पे लाकर अभिराम से पूछा, वैसे ये बात कितनी स्ट्रेंज है ना कि अभिराम के सीईओ यानी कि मेरे दोस्त का नाम भी राजपूत है और तुम्हारा नाम भी राजपूत है। आई मीन बॉस एंड असिस्टेंट सेम सेम। ध्रुव की ये बात सुनते ही अभिराम का चेहरा एकदम से ही काला पड़ गया। वही चारू, गौरव और हिमांशु तीनों अभिराम को अजीब तरह से देखने लगे। ध्रुव को ऐसे उन सबके साथ मस्ती करते देख आयुष्मान वहां पर आया। ध्रुव, हमारा काम खत्म हो गया है, क्या हम चल सकते हैं? आयुष्मान को वहां देखते ही ध्रुव समझ गया कि अब उसकी मस्ती का टाइम खत्म हो गया था, लेकिन अभी कुछ और बाकी था। उसने सीधे खड़े होकर अपने आप को ठीक करते हुए कहा, चलते हैं, लेकिन पहले पुलिस स्टेशन जाकर उस इंसान से भी तो मिले जिसने यहाँ मेरे होटल में आकर मेरे होटल के गेस्ट को परेशान करने की कोशिश की है। ठीक है, आयुष्मान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वो और ध्रुव वहां से तुरंत ही निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद अब अभिराम ने अपने दोस्त गौरव और हिमांशु को भी वहां से विदा किया। फिर वो चारू के साथ उसकी गाड़ी में चला गया। चारू घायल थी, तो अब अभिराम ने ड्राइव करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक चारू ने अभिराम का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, अभी मैं भी पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी वो अब लॉकअप में कैसा दिखता है। चारू, अभिराम चारू की ये बात सुनकर हैरान था। हालांकि उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं महेश
फिर से चारू के लिए कोई उल्टी सीधी बात न करे। लेकिन चारू उससे मिलना चाहती थी, तो अब अभिराम उसे लेकर वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। कुछ ही देर में चारू, अभिराम, ध्रुव और आयुष्मान एक साथ वहां पहुंचे। चारू अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ लॉकअप के पास गई। उसने लॉकअप में बैठे महेश को देखकर कहा, आई थिंक अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने क्या गलत किया। तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, लेकिन अगर तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारे वो पैसे किसी काम के नहीं। वो पैसे तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा सकते। मैं अब तक तुमसे ठीक से इसलिए बात कर रही थी और तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी ने मुझे बताया था कि कॉलेज में तुम इसके दोस्त थे। तुमने अभी की हेल्प की, पर अब तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अभी के वही दोस्त हो जिसके बारे में अभी ने बताया था। पर कोई बात नहीं, अब मेरे पति अभी को पता चल गया होगा। दोस्त हर हालत में दोस्त ही रहते हैं, और जो दोस्त हालात के हिसाब से बदल जाएं, वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन से भी गए गुजरे होते हैं। चारू की आंखों में एक अजीब सी आग नजर आ रही थी। उसे अपने साथ हुई बदतमीजी का अफसोस नहीं था। उसे अभिराम के लिए बोले गए महेश के शब्द चुभ रहे थे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अभिराम की गरीबी का मजाक उड़ाए, उसके बारे में कुछ भी कहे। चारू इतना कहकर वहां से गुस्से में निकल गई। तभी अभिराम आगे आया, जिसके पीछे पीछे आयुष्मान और ध्रुव भी आए। महेश ने जैसे ही अभिराम को अपने सामने आयुष्मान सिंघानिया और ध्रुव मल्होत्रा जैसे हस्तियों के साथ देखा, वैसे ही उसके चेहरे का रंग एकदम से सफेद हो गया। तुम इन लोगों के साथ? तुम इन लोगों को जानते हो? पर कैसे? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान को इतने बड़े घर में नौकरी कैसे मिली? तुम्हें नहीं पता चला? आयुष्मान ने हंसकर महेश का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर महेश, जो कि काफी तेज दिमाग वाला इंसान था, उसे ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उसने हकलाते हुए अभिराम को देखकर उससे कहा, मतलब तुम सच में राजपूत परिवार के वारिस? मतलब न्यूज में वो बातें? बिल्कुल सही, अभिराम ही राजपूत एम्पायर का असली वारिस है, और इसी के कहने पर आयुष ने अपने कजन से कहकर तुम्हें ड्राइवर की नौकरी दी थी। लेकिन तुम तो इतने बेगैरत निकले कि तुमने न सिर्फ अपने बॉस को धोखा दिया, पर अपने जिगरी दोस्त को धोखा दिया, जिसने तुम पर विश्वास किया था। कुछ पैसे क्या हाथ में आए, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए, और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम यही सड़ते रहो। ध्रुव ने महेश को खतरनाक नजरों से घूरते हुए कहा। ध्रुव की आंखें एकदम काली हो गई थीं। वहीं महेश को अब अपने सामने उन तीनों के रूप में यमराज नजर आने लगा था। उसने तुरंत ही अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अभी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद तुझे मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लोगों को बार बार मौका नहीं देता। अभिराम इतना कहकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद ध्रुव और आयुष्मान भी वहां से सरपट निकल गए। महेश अपने लॉकअप में घुटनों के बल बैठे बस देखता रह गया। वो अभिराम से अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था। यहाँ बाहर आते ही अभिराम चारू के साथ अपने घर के लिए निकल गया, जिसके पीछे उसका बॉडीगार्ड आशीष अपनी पूरी मेडिकल टीम और बाकी के सिक्योरिटी टीम के साथ पीछा कर रहा था। जिनके जाने के बाद आयुष्मान और ध्रुव भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। तभी ध्रुव ने आयुष्मान को देखकर उससे पूछा, तो क्या कहते हो, ड्रिंक करें? आज यू विश? आयुष्मान ने सामने देखते हुए अपना सिर पैसेंजर सीट पर टिका दिया, जिसे देखकर ध्रुव अपनी गाड़ी को किसी हवा की तरह लेकर वहां से सरपट गायब हो गया। चारू और अभिराम को घर आते आते सुबह के 4 बज गए थे। चारू के पैर में मोच आई थी, तो अभिराम ने उसे घर पर ही रहकर काम करने के लिए कहा। वो खुद ऑफिस चला गया। लेकिन बीती रात लिफ्ट में उसके साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद उसकी माँ वाणी राजपूत काफी डर गई थी।
साथ ही उसे अपने बहन शांति प्रिया को भी वापस एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने भेजना था। शांति प्रिया वापस अपने स्टडी के लिए यहाँ से अब्रॉड जा रही थी। शांति प्रिया को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के बाद अभिराम अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चला गया, जहाँ पर नौकरों की पूरी फौज ने अभिराम की मनपसंद की सभी तरह की डिशेस बनाई थी। उसकी माँ वाणी उसके साथ बैठी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। अभिराम का पेट भर गया था, तो अब उसने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ और कितना खिलाओगी? प्लीज, मैं ठीक हूँ, मेरा पेट भर गया है। चुप कर, खुद की हालत तो देख, कितना कमजोर हो गया है, और ऊपर से न जाने किसकी नजर लग गई है, क्या होता जा रहा है। वाणी काफी परेशान थी, उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर अभिराम ने प्यार से वाणी को अपने गले लगाते हुए कहा, माँ कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी उस आदमी का भी पता चल जाएगा जिसने मुझ पर अब हमला किया है। अभिराम को नहीं पता था कि अब उस पर हमला कौन कर रहा था, और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस पर हमला होना बंद ही नहीं हो रहा था। वैसे देखा जाए तो ध्रुव और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पर हमला करने वाले इंसान को पहले ही मार दिया था, पर अब ऐसा कौन था जिसकी दुश्मनी अभिराम से थी। अभिराम अपनी माँ के साथ बैठा बचपन की कुछ बातें करके हंस रहा था। तभी अचानक वहाँ एक बड़े से फ्रूट बास्केट और एक फ्लावर बुके के साथ उसके मामा शैलेंद्र चौहान आए। मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? मुझे जैसे ही तेरे बारे में पता चला मैं दौड़ता चला आया। शैलेंद्र ने एकदम से ही आकर अभिराम को अपने गले लगा लिया। शैलेंद्र हमेशा ही अभिराम को जकड़कर गले लगाता था, जिससे अभिराम को अक्सर अपने शरीर में दर्द महसूस होता था। मामा जी, आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद देखा। अभिराम ने उनसे अलग होकर उनसे पूछा। तभी शैलेंद्र ने उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, काम में बहुत बिजी हूँ ना, क्या करूँ, तुम्हारे आने से तुम्हारे पिता यशवर्धन जी को तो सहारा मिल गया है, लेकिन मुझ बेचारे का तो तू ही एक सहारा है। मेरा क्या है, वो बिजनेस मेरी बहन वाणी का है, और उसके बाद अगर किसी का है तो वो तुम्हारा और मेरी बच्ची शांति प्रिया का है। ये सब कुछ जो कुछ भी है वो तुम दोनों का ही तो है, मैं तो बस रखवाली कर रहा हूँ। अभिराम शैलेंद्र की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वाणी भी शैलेंद्र की बातें सुनकर उन दोनों के प्यार को देख रही थी। उसकी मामा ने स्ट्रॉबेरी का एक बॉक्स निकाला और फिर उसमें से स्ट्रॉबेरी निकालकर उसे अभिराम के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। ले, टेस्ट कर, देख, मैं तेरे फेवरेट लेकर आया हूँ, बता कैसा लगा। अभिराम ने कुछ देर तक शैलेंद्र और वाणी दोनों के साथ मिलकर बातें की। उसे अपने घर पर उन सबसे बातें करते हुए शाम हो चुकी थी, तो अब वो वहां से निकल गया। उसे विवेक लेने आया था। वो जैसे ही गाड़ी में बैठा, विवेक ने तुरंत ही उसे बताते हुए कहा, अभी आज शाम को तुम्हारी मॉल प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग है। मिस्टर रमेश चड्ढा ने इन्फॉर्म किया था कि मीटिंग 8 आवर में है और तुम्हारा होना जरूरी है। विवेक की बात सुनकर अभिराम ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। जो लोग राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ से मॉल प्रोजेक्ट में शामिल होने वाले थे, अभिराम एक बार उनसे बात करना चाहता था ताकि सारी बातें क्लियर हो सके। इसलिए उसने रमेश चड्ढा से खुद कहा था कि वो मॉल प्रोजेक्ट को लेकर एक फाइनल मीटिंग रखे। कुछ ही देर में वो विवेक के साथ 8 टावर पहुंचा, क्योंकि वो हमेशा सबके सामने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखता था, तो उसने गाड़ी से निकलने से पहले ही अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। फिर विवेक के साथ 8 टावर के 9th फ्लोर की तरफ बढ़ गया, जहां उनकी मीटिंग थी। अभिराम जैसे ही लिफ्ट से 9th फ्लोर पर पहुंचा और लिफ्ट से बाहर निकला, अचानक ही वो किसी लड़की से टकराया। वो लड़की अभिराम से टकरा कर गिरने वाली थी, लेकिन अभिराम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। आप ठीक तो हैं? अभिराम की नजर जैसे ही उसकी बाहों में गिरी उस लड़की के चेहरे पर गई, उसके होश उड़ गए। वहीं उसकी बाहों में चारू बस उसके चेहरे को निहारे जा रही थी।
चारू अब उसे पकड़ने वाले इंसान को बस देखती रह गई। उसके सामने जो इंसान खड़ा था, उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क लगा था, आंखों पर चश्मा, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने काफी ब्रांडेड बिजनेस सूट पहना था, हाथ में रोलेक्स की घड़ी। उसे देखते ही चारू एक पल के लिए स्तब्ध हो गई, पर फिर दूसरे ही पल वो एकदम से ही उससे दूर होकर खड़ी हुई। मिस्टर राजपूत, आई एम रियली सॉरी। चारू अपने सामने खड़े अपने पति अभिराम, जो कि अभी मिस्टर राजपूत के अवतार में था, उसे देखते ही थोड़ा घबरा गई थी। वही अभिराम चारू को यहाँ ऐसे अचानक देखकर हैरान रह गया। चारू के पैर में अभी भी बैंडेज लगी थी, वो लंगड़ा कर चल रही थी। वो चारू के सामने कैसे रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मिस्टर रमेश चड्ढा पहुँच गए। मिस्टर राजपूत, थैंक गॉड कि आप यहाँ पर आ गए। रमेश चड्ढा की आवाज सुनते ही अभिराम, चारू, उसके पीछे खड़ा विवेक और चारू की टीम सब लोग रमेश चड्ढा को देखने लगे। तभी रमेश ने अभिराम को बताते हुए कहा, मिस्टर राजपूत, एक्चुअली आपने कहा था कि प्रोजेक्ट को लेकर सारी चीजें एक बार अच्छे से डिस्कस कर लें, तो इसलिए मैंने चतुर्वेदी ग्रुप के टीम मेंबर्स को भी बुला लिया ताकि सब कुछ ठीक से डिस्कस हो पाए। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमेश चड्ढा की बात सुनकर अभिराम को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात से गुस्सा था कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। अगर गलती से अभिराम ने एटलीस्ट राजपूत एंटरप्राइजेस के लोगों के सामने अपना मास्क उतारने के बारे में सोचा होता और वो यहाँ बिना मास्क आ जाता, तो चारू से क्या कहता। उसने अभी जो कपड़े पहने थे और जिस तरह का उसका ऑरा था, वो देखकर चारू एक पल में समझ जाती कि अभिराम उससे झूठ कह रहा था। लेकिन अभिराम ने अपने गुस्से को शांत किया। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर तेज कदमों से वहां से निकल गया, जिसे देखकर विवेक भी पीछे पीछे भागता हुआ वहां से आगे बढ़ा। जिसे देखकर रमेश और चारू अपनी टीम को अपने साथ लेकर मीटिंग रूम में पहुंचे। मीटिंग रूम में राजपूत इंडस्ट्रीज के कुछ और भी लोग शामिल थे। चारू ने एक बार फिर सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दी, सभी को अपनी कंडीशन समझाई, जिस पर किसी ने कुछ सवाल नहीं किया, क्योंकि पहले ही अभिराम ने सबको समझा दिया था कि चारू जैसा चाहती थी इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल वैसा ही होगा। मिसेस राजपूत, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और अब हमारी पूरी टीम को भी लगता है कि सर का डिसीजन बिल्कुल सही था। हम इस प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। पूरी राजपूत एंटरप्राइज की टीम की तरफ से रमेश ने चारू को जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर चारू काफी खुश थी। वहीं अपने मास्क के पीछे छुपा अभिराम भी चारू की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में वो मीटिंग खत्म हो गई, जिसके बाद सभी वहां से जाने लगे। चारू भी अपनी टीममेट्स के साथ पार्किंग लॉट में आई। चारू यहाँ अपनी गाड़ी के साथ ही आई थी। उसके टीममेट्स अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। जिनके जाने के बाद चारू भी अपनी गाड़ी के पास जाने लगी, तभी अचानक उसके पैर में पहनी हुई हील्स लड़खड़ा गई और उसके मूंछ वाले पैर पर अचानक ही जोर पड़ा और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। आह! चारू के हाथ में चोट आई थी। उसके हाथ में पड़ी फाइल्स भी इधर उधर बिखर गईं, जिसे देखकर वो अब उन्हीं सभी पेपर्स को समेटने लगी। आह! चारू के पैर में दर्द हो रहा था, पर वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ अभिराम भी विवेक के साथ अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद लिफ्ट से जैसे ही पार्किंग लॉट की तरफ आया, उसने देखा चारू जमीन पर बैठी फाइल के पेपर्स को इकट्ठा कर रही थी, जिसे देखते ही उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसकी नजरें चारू पर थी। वही चारू अपने फाइल्स के पेपर्स को उठाकर जैसे ही खड़ी होने लगी, उसके कदम एक बार फिर लड़खड़ा गए, जिसे देखते ही अभिराम दौड़ कर गया और उसने चारू को तुरंत पकड़ लिया। संभल कर, आप ठीक है ना मिसेस राजपूत? अभिराम ने जल्दबाजी में चारू को संभालते हुए उससे पूछा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि चारू उसकी आवाज पहचान सकती थी। तब वो एकदम से चुप हो गया। वही चारू राजपूत एंटरप्राइजेस के वारिस को अपने इतने करीब देखकर एकदम से ही सीधी खड़ी हो गई। सॉरी मिस्टर राजपूत, वो मैं आपका पैर।
आपका पैर तो ठीक है ना? अभिराम की नजरें चारू के पैरों पर थी, जिसमें काफी सूजन नजर आ रही थी। वही चारू ने अभिराम को अपने पैरों की तरफ देखते हुए तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। चारू इतना कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। वो एक कदम भी चल नहीं पा रही थी। ये देखकर अभिराम ने तुरंत जाकर उसे पकड़कर कहा, इट्स ओके, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं मिस्टर राजपूत, मैं चली जाऊंगी, चारू ने अभिराम को रोकते हुए कहा। लेकिन अभिराम, जो अभी अपने पूरे सख्त और रूड ऑरा में था, उसने चारू की एक बात नहीं सुनी। उसने उसे अपने गोद में उठा लिया, जिसे देखते ही चारू एकदम हैरान होकर अभिराम को घूरने लगी। उसे सिर्फ अभिराम की आंखें, वो भी चश्मे के पीछे नजर आ रही थी। वही अभिराम से कुछ दूरी पर खड़ा विवेक, उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। उसकी आंखें हैरानी से बिल्कुल बड़ी हो गई थी। उसने अभिराम की इस हरकत को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहा, अभी ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया कि तुम ही मिस्टर राजपूत हो तो वो क्या करेगी? अभिराम चारू को लेकर अपनी गाड़ी में पहुंचा। फिर वो ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। साथ ही उसने रास्ते में विवेक को मैसेज करके चारू की गाड़ी को अपने साथ लेकर आने के लिए कहा। गाड़ी के अंदर बैठी चारू काफी हैरान नजरों से अपने सामने उस मास्क के पीछे इंसान को देख रही थी। मिस्टर राजपूत, प्लीज, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चारू की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, तभी अभिराम ने अपनी आवाज को थोड़ा सा कठोर करते हुए कहा, मुझे अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है और मुझे अपने काम में डीले भी पसंद नहीं है। आप मॉल प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। अगर आपकी तबीयत खराब रहेगी तो आप पूरी तरह से काम पर फोकस नहीं कर पाएंगी, तो प्रोजेक्ट मॉल में डीले होगा, जिससे हमें लॉस होगा, और मुझे लॉस से सख्त नफरत है। मुझे लोग पंक्चुअल और एफिशिएंट अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी कंपनी का सामान, और सभी मुझे उतना ही प्रॉफिट देने चाहिए जितना मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर कोई भी मेरी उम्मीद पर खरा उतरा तो वो मेरे लिए बेस्ट है, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने इस छोटी सी चोट का बहाना लेकर कुछ और दिन छुट्टी ले, या फिर आपकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट डिले हो। चारू, जिसे लग रहा था कि उसके सामने बैठा वो इंसान उसकी परवाह कर रहा था, उसका चेहरा एकदम से ही बिगड़ गया। उसने जैसे ही उसकी वो बातें सुनी, उसके मन में जो उसके लिए इज्जत थी वो एकदम से कम हो गई। वो सिर्फ कोई पैसे बनाने की मशीन नजर आ रहा था, जिसे इंसानों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। वही अभिराम चारू से ऐसी बातें करके अंदर ही अंदर खुद को डांटे जा रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। उसने कुछ दूर जाते ही चारू से पूछा, वैसे आपको छोड़ना कहाँ है? चतुर्वेदी ग्रुप, मेरी कंपनी में। चारू ने भी अभी थोड़ा उखड़कर अभिराम को जवाब दिया, जिसकी बातें सुनकर अभिराम को एकदम से ही खांसी आ गई। उसे लगा नहीं था कि चारू मिस्टर राजपूत से भी ऐसी बातें करेंगी। कुछ ही देर में अभिराम चारू को लेकर चतुर्वेदी ग्रुप पहुंच गया। शाम का वक्त था, काफी लोग घर जा चुके थे और कुछ लोग अभी भी कंपनी में काम कर रहे थे। अभिराम ने कंपनी के बाहर गाड़ी रोकी और फिर चारू के पास आकर उसे गाड़ी से निकलने में मदद की, लेकिन तभी चारू का पैर फिर लड़खड़ा गया, जिसे देखते ही अभिराम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। यहाँ राहुल अपने हाथ से मॉल प्रोजेक्ट जाने के बाद काफी गुस्से में था। उसे एक ही मौका मिला था जब वो अपने पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सकता था, लेकिन उसके हाथ से वो मौका जा चुका था। वो सबसे ऊपरी फ्लोर पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक उसकी नजर बाहर चारू और मास्क वाले इंसान पर पड़ी, जिसे देखते ही वो तुरंत समझ गया। उसके हाथ से उसकी सिगरेट छूटकर गिर गई। मिस्टर राजपूत, ये चारू के साथ क्या कर रहा है? राहुल चारू और अभिराम को देख रहा था। तभी उसकी नजर अभिराम के हाथ पर गई, जो चारू के कमर पर था। ये देखते ही राहुल ने तुरंत अपना फोन निकाला और उन दोनों की तस्वीर ले ली। अब मजा आएगा। चारू, देखो,
मैं तुम्हारी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा वो भिखारी पति तुम्हारी इस हरकत को देखकर कब तक तुम्हारे साथ रहेगा और कब तक तुम्हारी मदद करेगा। राहुल उन दोनों की तस्वीर खींचकर तुरंत ही वहां से चला गया। वही इस बात से बेखबर चारू संभल कर वहां से कंपनी के अंदर बढ़ गई। जब अभिराम ने देखा कि चारू अच्छे से अंदर जा चुकी थी, तब उसने चैन की सांस ली और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अभिराम वहां से निकलकर कुछ ही देर में वापस अपनी कंपनी पहुंचा और अपने काम में लग गया। विवेक भी चारू की गाड़ी उसके कंपनी के बाहर छोड़कर जैसे ही अभिराम के कैबिन में पहुंचा, उसने अभिराम को घूरना शुरू कर दिया। तुम सोच क्या रहे थे? देखो, तुम मेरे बॉस हो, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त हो, और तुमने जो किया ना, वो ठीक नहीं था। अभी विवेक की शिकायत सुनकर अभिराम अपनी नजरों को अपने सामने खुली फाइल में गढ़ाने लगा। वही संध्या, जो उसी के कैबिन में बैठी कुछ फाइल्स पढ़ रही थी, वो उनकी बातों से अनजान कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी। विवेक, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? तुम तो अभी के साथ मीटिंग में थे ना? संध्या की बात सुनते ही विवेक ने थोड़ा जलते हुए कहा, हाँ गया था, लेकिन मिस्टर राजपूत, जो इतने बड़े कंपनी के वारिस हैं, इतने करोड़ों की संपत्ति के अकेले हकदार हैं, वो एक छोटी सी मामूली मॉल प्रोजेक्ट की इंचार्ज को अपनी गोद में उठाकर उन्हें अपनी कंपनी तक छोड़ आए हैं, वो भी सरेआम खुले में। क्या? संध्या विवेक की बात सुनते ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने अभिराम को देखकर हैरानी से पूछा, क्या ये सच है? संध्या की बात सुनकर विवेक ने आगे बढ़ते हुए कहा, बिल्कुल सच है। एक तरफ तो हमारे प्यारे दोस्त अभी चाहते हैं कि उनकी पत्नी को अभी इनका सच पता न चले, और दूसरी तरफ ये खुद उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। चाहते क्या हो तुम? अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद जाकर बता दो। एटलीस्ट चारू तुम्हें गलत नहीं समझेगी। विवेक, संध्या, मुझे पता है कि मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन चारू को चोट लगी है और पता नहीं वो कैसे मीटिंग के लिए आ गई। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता था। अभिराम ने उन दोनों को अपनी सफाई देते हुए कहा, जिसके बाद उन दोनों ने अभिराम से कुछ नहीं पूछा। वो तीनों काम में बिजी थे, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स के आने के कारण अभिराम उस कंपनी को एक्सपांड करने के बारे में सोचने लगा था, जिसके कारण अभिराम इतना बिजी रहने लगा कि अब उसे घर जाने की फुर्सत भी नहीं थी। वही चारू भी अपने मॉल प्रोजेक्ट में बिजी हो गई थी। दोनों को ही काम में बिजी रहते हुए करीब 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, पर अचानक ही 1 हफ्ते बाद सुबह जब अभिराम अपने कैबिन में बैठा डायरेक्टर्स की दी हुई प्रपोजल फाइल को देख रहा था, तभी विवेक दौड़ता हुआ उसके पास आया। अभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारी वाइफ चारू, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। विवेक के मुंह से चारू के बारे में सुनकर अभिराम हैरानी से उसे देखने लगा। चारू मुसीबत में है? मतलब? अभिराम सुबह ही चारू से घर पर मिलकर आया था, लेकिन अब विवेक न जाने चारू को लेकर क्या कहना चाहता था। तभी विवेक ने अपने फोन में एक सोशल मीडिया पेज खोलकर उसे अभिराम के सामने रख दिया। जब अभिराम ने उसे देखा, तब अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये सब क्या बकवास है? विवेक, तुम मुझे ये बताने के लिए आए हो? अभिराम ने विवेक के फोन में कोई बकवास सा सोशल मीडिया पेज देखकर उसके फोन को बंद करके वापस विवेक की तरफ बढ़ा दिया। विवेक, ये बकवास करने के लिए तुम्हें यही टाइम मिला है? कुछ ही देर में डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग है। मुझे कंपनी की एक्सपांशन के बारे में डिस्कशन करना है, और तुम ये क्या बकवास लेकर आए हो? ऐसी हजारों चीजें इंटरनेट पर चलती हैं, मैं सबको ऐसे नहीं देख सकता। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये क्या बकवास है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी वाइफ चारू मिस्टर राजपूत को सिड्यूस करना चाहती है, और तुम्हें क्या जानना है? विवेक ने हैरान होते हुए अभिराम को समझाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिराम इतने सीरियस न्यूज को देखने के बावजूद इतना शांत क्यों बैठा था।
तभी अभिराम ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, इस न्यूज का क्या मतलब? मेरी पत्नी को मुझे सीड्यूस करने की क्या जरूरत? वो मेरी पत्नी है, मेरे साथ चाहे जैसे मर्जी बिहेव करे, इससे किसी को क्या? अभिराम जो अभी उस सोशल मीडिया के पेज पर लिखी बातों को खुद अपने मुंह से दोहरा रहा था, उसे अचानक ही एहसास हुआ कि आखिर उस सोशल मीडिया पर क्या लिखा हुआ था। जिसके ऐसे चेहरे को देखकर विवेक ने अब अपना सिर हिलाते हुए कहा, सही समझ रहे हो तुम? अब तुम्हारे दिमाग में गया कि मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये न्यूज ऐसे ही फैलती रही ना, तो तुम्हारी वाइफ को इफेक्ट होगा, तुम्हें नहीं। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अभिराम और राजपूत दोनों अलग अलग इंसान हैं। और चारू, अभिराम की वाइफ है, मिस्टर राजपूत की नहीं। दुनिया की नजरों में तो मिस्टर राजपूत के मैरिटल स्टेटस का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, अभिराम ने सोचते हुए कहा, और फिर अचानक ही अपनी जगह पर बैठ गया। जिसे देखकर विवेक ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? इस अफवाह को कैसे खत्म करोगे? विवेक काफी गंभीरता से अभिराम को देख रहा था, लेकिन तभी न जाने क्या सोचकर अभिराम की हंसी छूट गई। अभिराम को ऐसे हंसते देख विवेक अब उसे कंफ्यूजन में घूरने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? विवेक को इतना परेशान देखकर अभिराम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो ना, कितनी अजीब बात है। दुनिया के लिए मेरी पत्नी मुझे सीड्यूस कर रही है, जबकि हम दोनों पिछले 5 सालों से एक साथ एक ही कमरे में रहते आए हैं। हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर उन सबको मेरा और चारू का रिश्ता पता चल गया तो उन लोगों को कितना बड़ा झटका लगेगा जो मेरे और चारू के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं। अभी यही प्रॉब्लम है कि उन लोगों को नहीं पता। और जरा चारू के बारे में सोचो, अगर उस तक ये अफवाह पहुंची तो उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। तुम ही कहते हो ना कि उसके अंकल ठीक नहीं है, और पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये अफवाह चारू के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, विवेक ने अभिराम को समझाते हुए कहा। जिसकी बात सुनकर अभिराम ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर अपने फोन को लेकर किसी को कॉल कर दिया। कुछ देर तक फोन पर सामने वाले से बात करने के बाद अभिराम अपने फोन को वापस टेबल पर रखते हुए विवेक को जवाब दिया, डोंट वरी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई भी चारू पर उंगली नहीं उठाएगा। अभिराम की ये बातें सुनकर विवेक तिरछी नजरों से उसे घूरने लगा। अभिराम ने जो प्लानिंग बनाई थी उसे नहीं पता था कि वो काम करेगा या नहीं, क्योंकि अभिराम ने इस प्रॉब्लम का बहुत अतरंगी सॉल्यूशन ढूंढा था। वहीं दूसरी तरफ चारू हमेशा की तरह अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी, लेकिन कैबिन के बाहर जो भी एम्प्लॉय गुजर रहे थे वो सभी चारू के कैबिन में एक नजर झांक कर वहां से जा रहे थे, जिसे देखकर चारू को थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन अभी उसके पास काफी काम था, वो इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकती थी। पैर में चोट होने के कारण उसका काम पहले ही काफी डीले चल रहा था, और जिस तरह से मिस्टर राजपूत ने पिछली बार उससे बात की थी, वो अपने काम में कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। उसकी उंगलियां लगातार उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज सुनकर चारू ने अपने नजरों को सामने लैपटॉप स्क्रीन पर रखते हुए अपने फोन को उठाकर अपने कान के पास रखा। हेलो मिसेस राजपूत, मैं रमेश चड्ढा बात कर रहा हूँ। चारू के कानों में जैसे ही रमेश चड्ढा की आवाज गई, उसके कान एकदम से खड़े हो गए। उसने अब अपना ध्यान फोन कॉल पर करते हुए पूछा, हेलो मिस्टर चड्ढा, आपने अचानक फोन किया, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस राजपूत, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आज डीलक्स प्लाजा में कॉफी पर मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, रमेश चड्ढा ने सामने से चारू से पूछा। जिसकी बात सुनते ही चारू सोच में पड़ गई। उसने कुछ वक्त पहले ही रमेश चड्ढा को कुछ पेपर्स भेजे थे, जिस पर अभी तक सामने से कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। इस बारे में सोचकर चारू को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी, तो अब उसने एकदम से ही रमेश चड्ढा को जवाब देते हुए कहा, जरूर, मैं वहां टाइम पर पहुंच जाऊंगी। चारू ने इतना कहकर फोन ऑफ करके टेबल पर रख दिया।
लेकिन अब उसके दिमाग में कई सारी बातें चलने लगी थीं कि आखिर रमेश चड्ढा ने अचानक उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया था और ऐसी क्या बात थी कि वो उससे फोन पर बात नहीं कर सकता था। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी अचानक उसके कैबिन में भूपेश का सेक्रेटरी आया। उसने चारू को काफी रूखेपन से बताते हुए कहा, चारू, तुम्हें सर बुला रहे हैं। वो आदमी इतना कहकर वहां से वापस चला गया, जिसे देखकर चारू अपना काम छोड़कर अब भूपेश के कैबिन में पहुंची। वो जब रास्ते से गुजर रही थी तभी सभी एम्प्लॉइज उसे अजीब तरह से घूर रहे थे, जिसकी वजह चारू को कुछ समझ नहीं आ रही थी। अंकल, आपने मुझे बुलाया? चारू ने कैबिन के अंदर पहुंचते ही भूपेश से पूछा, पर तभी उसकी नजर कैबिन में मौजूद और दूसरे लोगों पर गई। वहां उसके कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स मौजूद थे, जो कि काफी अजीब तरह से चारू को घूर रहे थे। उन सबको देखकर चारू को समझ में आ गया कि मामला कुछ तो बहुत बड़ा था। उसने अंदर जाकर भूपेश से पूछा, अंकल, क्या हुआ? आप सब ऐसे? मिस्टर चतुर्वेदी क्या बताएंगे चारू? तुम बताओ, आखिर तुम कर क्या रही हो? हमें लगा था तुम्हें ये मॉल प्रोजेक्ट अपने काबिलियत पर मिला है, लेकिन तुम तो कुछ और ही कर रही हो। हम आज तक सोचते थे कि तुम बहुत काबिल हो और तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन अब हमें तुम्हारा असली रंग पता चल रहा है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अचानक ही चारू पर भड़कते हुए कहा। उसकी बात सुनकर चारू हैरान होकर उसे देखने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर त्रिपाठी? आप मुझे बचपन से जानते हैं, आपने दादाजी के साथ काम किया है और आप मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है और तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिला है? चारू हैरान होकर अपने सामने खड़े डायरेक्टर मिस्टर त्रिपाठी को देख रही थी। तभी उन्होंने अपने फोन में एक सोशल मीडिया पेज खोलकर चारू के सामने कर दिया। जब चारू ने उनके फोन को लेकर अच्छे से उस पर लिखी बातों को पढ़ा, तब उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस सोशल मीडिया पर अभिराम और चारू की कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर चारू एकदम से ही हैरान रह गई और फिर उसने तुरंत ही उन सब को समझाते हुए कहा, इस तस्वीर में जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मेरे पैर में चोट लगी थी और मैं आर्ट आवर मीटिंग के लिए गई थी। वहीं पर मेरे पैर में अचानक दर्द होने लगा क्योंकि मैं नीचे गिर गई थी और तब मिस्टर राजपूत ने सिर्फ मेरी मदद की, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सब इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास मत कीजिए प्लीज। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं खुद विवेक से बात करवा देती हूँ। मेरे पति अभिराम का दोस्त विवेक वो वहीं पर था। चारू, इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, भूपेश ने अचानक ही चारू को रोकते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर चारू कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। तभी भूपेश ने आगे बढ़कर चारू से कहा, मुझे पता है तुम्हारा पति बहुत गरीब है, उसकी सैलरी ज्यादा नहीं है और अचानक ही वो राजपूत परिवार के वारिस का असिस्टेंट बन गया। तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, वो तुम्हें छोड़ने यहाँ तक आता है। हम सब कुछ समझ रहे हैं, पर चारू, तुम्हें इन सब चीजों के लिए खुद को इतना नीचे गिराने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम अपने फटीचर पति के साथ नहीं रह सकती और वो तुम्हारे पैसों की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कह सकती थी। तुम्हें इस तरह से हमारे परिवार के नाम को बदनाम करने की जरूरत नहीं थी। तुमने ये जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। भूपेश सबके सामने बहुत मायूस दिखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे चारू की हरकत से काफी चोट पहुंची होगी, लेकिन भूपेश के मन में तो अलग ही बात चल रही थी। वो चारू को ऐसे सबके सामने बेइज्जत होते देख काफी खुश था। उसे देखकर चारू समझ गई कि वो सब एक साथ मिलकर सिर्फ उसे बदनाम कर रहे थे। तभी चारू ने उन सबको देखते हुए कहा, आप सबको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने अपनी काबिलियत पर हासिल किया है। मुझे आप लोगों को कोई सफाई नहीं देनी, और अगर इस न्यूज की वजह से आगे कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर मिस्टर राजपूत ने मुझे इस बारे में कुछ भी कहा, तो मैं खुद उन्हें क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ, बस। चारू इतना कहकर वहाँ से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने पूरी जिंदगी में हमेशा एक ही बात का ख्याल रखा था कि कभी उसके कैरेक्टर पर कोई उंगली ना उठाए, लेकिन आज सभी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उसे अभिराम का ख्याल आया। इस बारे में सोचते ही चारू अपना फोन ढूंढने लगी। उसने अपना फोन लेकर उसमें अभिराम के नंबर को देखते हुए खुद से कहा, क्या अभी को भी इस बारे में पता चल गया होगा? क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा? क्या उसे भी लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट मैंने मिस्टर राजपूत के साथ? चारू इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका पति उस पर शक करे, पर उसे डर लग रहा था। चारू ने अभिराम से बात करने के बारे में काफी सोचा, पर फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब तक रात के 8 बज गए। उसे मिस्टर रमेश चड्ढा से मिलने डीलक्स प्लाजा भी जाना था, तो अब वो अपना बैग लेकर वहां से अपनी गाड़ी में बैठते ही डीलक्स प्लाजा के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उसने डीलक्स प्लाजा पहुंचकर वहां के पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क की, फिर होटल के अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई, उसने देखा वहां कई सारे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन बैठे अपना शाम का डिनर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने चारू को देखा, उन सभी के बीच हलचल होने लगी। शायद से उन लोगों को पहले ही मिस्टर राजपूत और चारू के बीच की अफवाह के बारे में पता था, और अब चारू का ऐसे उनके सामने आना उन्हें बातें करने का और मौका दे रहा था। चारू उनकी बातों को सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वो जिस तरह से उसे देख रहे थे, उन नजरों से ही चारू को काफी अजीब लग रहा था। चारू होटल के दरवाजे पर खड़ी और मेहमानों को देख रही थी। रमेश चड्ढा जो अपने टेबल पर बैठा था, वो चारू को देखकर उसके पास आया। मिसेस राजपूत, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। रमेश चड्ढा की बात सुनते ही चारू की नजर उस पर चली गई। फिर उसने अपनी घबराहट को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर चड्ढा। रमेश चड्ढा चारू को लेकर उनकी टेबल पर गए। तभी चारू ने बैठते हुए हिचकिचाकर रमेश से पूछा, मिस्टर चड्ढा, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों बुलाया? प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर कोई और बात है? चारू के सामने बैठा रमेश काफी गंभीर लग रहा था, जिसे देखकर चारू को डर था कि कहीं इस अफवाह के कारण मिस्टर राजपूत ने मॉल प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का फैसला तो नहीं कर लिया था। वही रमेश चड्ढा चारू के सामने बैठा अपनी हाथों की उंगलियों से खेल रहा था, जैसे वो अब जो कहने वाला था वो कहने के लिए वो अपने मन में हिम्मत जुटा रहा था। चारू होटल डीलक्स प्लाजा में रमेश के सामने बैठी उसे देख रही थी। वही उन दोनों को साथ में देखकर वहां मौजूद जो दूसरे वीआईपी गेस्ट थे, वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। उन सबकी बातें सुनकर चारू ने हिचकिचाते हुए रमेश से कहा, मिस्टर चड्ढा, क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? चारू की आवाज सुनते ही रमेश ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी आई एम सॉरी मिसेस राजपूत। रमेश जो अभी कुर्सी पर बैठा था, वो अचानक ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो चारू के सामने अपने हाथ जोड़ने लगा। मिसेस राजपूत, माफ कर दीजिए, हमारी कंपनी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ना ही हमारे नए सीईओ मिस्टर राजपूत को इस बात का अंदाजा था कि आप दोनों के ऐसे मीटिंग के सिलसिले में मिलने के कारण लोग आप दोनों के बारे में इस तरह की अफवाह फैलाएंगे। वो इस अफवाह को सुनकर काफी शर्मिंदा हैं। आपको उनकी वजह से जो भी परेशानी हुई, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है। प्लीज, मैं अपने नए सीईओ और बाकी पूरे राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मिसेस राजपूत, प्लीज माफ कर दीजिए। हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इस अफवाह को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंटरनेट से हटा दिया जाएगा। मिस्टर चड्ढा, आप ये क्या कर रहे हैं? चारू रमेश को ऐसे अपने सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते देखकर एकदम से ही अपनी जगह से खड़ी हो गई। वहीं बाकी के जो लोग वहां बैठे अपना डिनर कर रहे थे, चारू के बारे में बातें बना रहे थे, उनके भी होश उड़ गए। मिस्टर रमेश चड्ढा खुद मिस्टर यशवर्धन राजपूत के सेक्रेटरी थे।
यानी कि राजपूत इंडस्ट्रीज में रमेश का भी काफी नाम था। रमेश मुश्किल से ही कभी किसी के सामने झुकता था या किसी से माफी मांगता था, लेकिन उसे ऐसे चारू जैसे किसी नॉर्मल सी लड़की के सामने झुकता देख हैरान रह गए। उन सभी की सांसें रुक गई थी, जिनके ऐसे रिएक्शन को देखकर चारू को पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसने तुरंत ही रमेश को रोकते हुए कहा,